हम सिर्फ पानी के ऊपर ध्यान देते हैं, पर क्या इसमें मिट्टी के ऊपर, धरती के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है? जो मिट्टी में वही पानी में होगा, यानी उसकी क्वालिटी जो है पानी की वो मिट्टी तय करती है। तो क्या मिट्टी भी बीमार होती है? देखिए, मिट्टी बीमार कब होती है? अगर किसी तालाब के पास में कोई हॉस्पिटल है जी। और उस हॉस्पिटल का वेस्ट उसमें छोड़ा जा रहा है। ऐसा ही सत्य है इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए और यही सच है एग्रीकल्चर वेस्ट के लिए भी। आप किस फैक्टर को कहेंगे कि किस कारण भोपाल की हालत अच्छी है और बाकी हिस्सों का जो आप कह रहे हैं वहाँ पे हालत उतनी अच्छी नहीं है? तो जन जागृति बहुत बड़ी चीज होती है और हमारा मीडिया जो होता है, ये सब जो जन में होता है वो जब लेके आता है, तब जब धीरे धीरे ये बनता है तो सरकार इस पे एक्शन लेती है। तो बावड़ियाँ होती थी, तालाब होते थे, क्या वो एक बेटर तरीका होता था पानी को लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए? इनफैक्ट अगर कहीं तालाब है, कहीं बावड़ी है, कुआं है, आप कोई भी डेवलपमेंट कर लीजिए, उसको नहीं छूना चाहिए। क्या हम इंजीनियरिंग एफिशिएंसी के चक्कर में एनवायरनमेंट से दूर हो रहे हैं? क्या पानी सिर्फ वही है जो हमें दिखाई देता है, या पानी की असली कहानी उस अदृश्य दुनिया में लिखी जाती है जहां करोड़ों सूक्ष्म जीव चुपचाप जीवन जीते हैं और जीवन साथ में बचा रहे हैं? आज हमारे साथ एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना जीवन उसी अदृश्य संसार को समझने में लगा दिया है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के बायोसाइंस और माइक्रोबायोलॉजी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष, एक शिक्षक जिन्होंने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई बल्कि पीढ़ियों को यह सिखाया कि प्रकृति को बिना समझे विकास अधूरा है। एक शोधकर्ता जिन्होंने वाटर बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम कंजर्वेशन पर वर्षों तक काम किया। जब हम पानी को सिर्फ एक संसाधन समझ रहे थे, तब ये उसकी सेहत पढ़ रहे थे, क्योंकि पानी अचानक बीमार नहीं होता। उसकी बीमारी पहले मिट्टी में जन्म लेती है, धरती में फैलती है और फिर नदियों तक पहुंचती है। इसलिए शायद आज जब दुनिया जल संकट की बात कर रही है, तो हमें एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट की आवाज सुननी चाहिए, क्योंकि कई बार समस्या वहां शुरू होती है जहां हमारी नजर पहुंचती ही नहीं। नमस्कार, वीर भारत पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं कार्तिका गोठवाल। आज बातचीत सिर्फ विज्ञान की नहीं होगी, ये बातचीत होगी धरती की, जल की और उस जिम्मेदारी की जो हमने आने वाली पीढ़ियों के प्रति ली है। आइए स्वागत कीजिए वरिष्ठ वैज्ञानिक, पर्यावरण चिंतक और प्रकृति के अदृश्य संसार के गहरे अध्येता डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं तो हम सिर्फ पानी की बात करने लग जाते हैं, हम सिर्फ पानी के ऊपर ध्यान देते हैं, पर क्या इसमें मिट्टी के ऊपर, धरती के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है, धरती की सेहत के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है? क्योंकि अगर मिट्टी की सेहत अच्छी रहेगी, मिट्टी अच्छी रहेगी, तो ही हमारा जल संरक्षण जो झाड़ू होगा लंबे समय तक चलेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है कि पानी में कुछ नहीं होता, पानी में वो होता है जो मिट्टी में होता है। दो चीज़ें हैं, पानी जहाँ से बह के आया, जिस तालाब के किनारे हम बैठे हुए हैं, इसका जो पानी आता है 365 स्क्वायर किलोमीटर की मिट्टी से बह के आता है, सीहोर से लेके यहाँ तक जी। या जो ये पानी भर गया इस तालाब में, इसके नीचे जो मिट्टी भरी हुई है, वो मिट्टी में क्या है वही उस पानी में होगा, जो मिट्टी में वही पानी में होगा। यानी उसकी क्वालिटी जो है पानी की, वो मिट्टी तय करती है। इसलिए तय करती है कि मिट्टी का कंस्टिट्यूएंट क्या है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर है क्या, या उसमें कुछ ऐसे रासायनिक हैं, एग्रीकल्चर के कुछ रेसिड्यूज़ हैं क्या जो केमिकल यूज़ करते हैं हम, या इंडस्ट्रियल केमिकल यूज़ करते हैं उसका वेस्ट है क्या, या किसी और ही ओरिजिन से कोई चीज़ आई हो। ये तो केमिकल्स हो गए। या ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, जैसे घरों से निकला हुआ गंदा पानी, जो कि इस तालाब का मैं इसलिए उदाहरण बैठ रहा हूँ, जो सामने एक बड़ा अच्छा उदाहरण है साइड में, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। वहाँ बहुत गंदा पानी आया करता था। मैं तो उससे करीब 30-40 साल से इसका अध्ययन कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट्स मैंने किए हुए हैं, और घरों के पानी आया करता था। एक आखिरी पानी अभी आना बंद हुआ है। वो जो पानी घर का आता है वो ऑर्गेनिक पोल्यूशन करता है, क्योंकि उसमें वो चीज़ें होती हैं जो घर की गंदगी की सब चीज़ें होती हैं। अगर वो पानी सीधे आ रहा है इस तालाब के अंदर या किसी भी नदी के अंदर, तो वो उसका जो पानी है उस नदी या तालाब का, उसको बहुत बुरी तरह से दूषित करता है, क्योंकि वो पानी नीचे जाता है और फिर वो माइक्रोबियल एक्शन होता है। माइक्रोबियल एक्शन होने से उसकी
साथ जो चीज़ें निकलती हैं ऊपर आती हैं, वो आना नहीं चाहिए, वो सब चीज़ें उसमें लेके ज़रूरत से ज़्यादा आ जाती हैं। आना तो चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा आ जाती हैं, और ज़रूरत से ज़्यादा आने में उस पानी का स्वास्थ्य खराब होता है। उसकी साइंस भी हम समझा सकते हैं आपको, मगर वो शायद क्लास होती तो और विस्तृत उसमें मैं आपको समझाता। मगर ये सत्य है कि जो मिट्टी है वही पानी की क्वालिटी को तय करती है। जैसे कि वही हम कहते हैं कि अति हर चीज की बुरी होती है, तो जब वो ज्यादा होने लग जाता है तो वो नुकसान कर देता है। हाँ, वो तो एक्सेस में तो होता ही है। वैसे तो एक होम्योस्टेसिस का फिनोमेनन है, और होम्योस्टेसिस यानी कि अगर आप किसी भी चीज़ को डिस्टर्ब करेंगे, जी। कोई भी चीज़ अलग अलग एलिमेंट से मिलके बनती है। जैसे अभी पंच महाभूत का अभी हमने लेक्चर दिया, 5 वो हैं। इसी तरह कोई भी इकोसिस्टम इकोलॉजी रहती है, 5 अलग अलग चीज़ों से मिलके बनती है। उसकी सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड रहती हैं। कोई भी चीज़ अगर आपने एक चीज़ डिस्टर्ब की तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होने लगता है। इसलिए उसमें एक ऐसा सिस्टम रहता है, ऑटो करेक्शन का सिस्टम रहता है। शरीर खुद करता है, नदी खुद करती, तालाब खुद करता है, और उसको थोड़े समय में ऑटो करेक्ट करके नॉर्मलाइज कर देता है। मगर अगर अति हो गई तो वो उसकी जो होम्योस्टेसिस है वो काम नहीं करती है। फिर पॉल्यूशन होता है, फिर डिग्रेडेशन होता है इकोलॉजी का, और फिर उससे बाद तमाम दुनिया भर की समस्याएं होती हैं। ये बात है। सर, जैसे अभी हम मिट्टी के बारे में बात कर रहे हैं कि मिट्टी से ही पानी में दिक्कतें शुरू होती हैं, तो क्या मिट्टी भी बीमार होती है? और अगर बीमार होती है तो उसका पानी पे और बाकी बायोडाइवर्सिटी पे, बाकी एनवायरनमेंट पे क्या असर होता है? देखिए, मिट्टी बीमार कब होती है? जब उस मिट्टी से अगर किसी तालाब के पास में कोई हॉस्पिटल है जी। और उस हॉस्पिटल का वेस्ट उसमें छोड़ा जा रहा है, डेलिबरेटली या बाय एक्सीडेंट छोड़ा जा रहा है, तो वो पानी से जाके तो सीधे मिट्टी में नीचे चला जाता है, या उस मिट्टी में चला जाता है जो जहाँ से बह के पानी उस तालाब में आएगा या उस नदी में आएगा। तो जब उस मिट्टी में वो सब पॉल्यूटेंट हैं, वो पॉल्यूटेंट जो हॉस्पिटल वेस्ट के होते हैं, तो वो मिट्टी को बीमार कर देते हैं, क्योंकि मिट्टी के पास वो वाली क्षमता नहीं रहती है कि उसको एकदम ठीक कर दे। कोई भी बायोलॉजिकल वेस्ट में कुछ भी होता है, ऑर्गन्स होते हैं, डिटोरेटिंग ऑर्गन्स होते हैं। हो रहा है ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ, ऐसा अगर होता है और अगर होता था पहले कभी कहीं पर, तो या कोई ऐसी दवाई आई है जिसके केमिकल्स हैं जो इमीडिएटली मिट्टी के बैक्टीरिया उसको डिग्रेड नहीं कर सकते हैं, तो वो मिट्टी तो दूषित हो जाएगी, बीमार हो जाएगी, और उस पे से जब पानी बहेगा तो वो उन सब चीज़ों को लेके साथ लेके चला जाएगा, अपने साथ लेके आएगा, और उसी नदी तालाब में जाएगा, और वही आपको हमको प्रभावित करेगा। लोग उसे ही कंज्यूम करेंगे, वही हम कंज्यूम करेंगे। फिर क्या होता है, वो मिट्टी से घुल के पानी के अंदर आ जाता है, और वो बहुत सारी समस्याएं वही क्रिएट करता है। ये मैंने आपको एक उदाहरण बताया। ऐसा ही सत्य है इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए, और यही सच है दूसरे एग्रीकल्चर वेस्ट के लिए भी, अगर वो आता है तो। Any kind of waste. Waste is something which is not desirable. It's waste. जी, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट में भी सारा कचरा जो रहता है नदियों में, हम अक्सर देखते हैं कि अभी तक कई बार ऐसा होता था, इंडस्ट्रीज नदियों के पास रहती थी, नदियों में सारा कचरा चले जाता था। जी। और एग्रीकल्चरल वेस्ट में भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड सब कुछ नदियों पानी के साथ ही बह जाता। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि ये नदियों की ज़्यादातर जो नदियों के अभी तो सुधर रही हैं देश में, उसको अपने को स्वीकार करना पड़ेगा। मगर कुछ सालों पहले तक इंडस्ट्रीज़ बनती थी और इंडस्ट्रीज़ का ही वेस्ट इसमें आता था। और क्योंकि मैं बहुत शुरू से 40 साल से अध्ययन कर रहा हूँ कि इनके जो ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, इंडस्ट्रीज़ के ट्रीटमेंट प्लांट तो होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, मगर वो एफिशिएंटली काम नहीं करते हैं, या वो डेलिबरेटली बंद कर दिए जाते हैं। इसलिए क्योंकि उसमें क्या एनर्जी बहुत लगती है, उसमें लेबर बहुत लगता है, उसमें कॉस्ट बहुत ट्रीटमेंट की आती है, तो बंद कर दिए गए, तो फिर सीधे सीधे वेस्ट आके नदी में आ जाता है। बेतवा की हालत बहुत ख़राब थी, एक समय की बात है। और या फिर उसको कभी चलाते हैं, कभी बंद कर, इरेगुलरिटी। मतलब जो कंप्लायंस होता है ना, गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि दिस इज द रूल, ये रूल है, इसके अनुसार अपना ट्रीटमेंट प्लांट बनाइए और चलाइए उसको, वो फॉलो नहीं रेगुलरली, वो कंप्लायंस नहीं होता उसका। तो पहले इंडस्ट्रीज करती थी, इंडस्ट्रीज क्या करती थी, सरकारी तंत्र में भी बहुत सारी, देखिए मैं बताता हूँ, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं जो अपनी, बहुत सारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के पास इतना पैसा ही नहीं रहता था कि वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना के अपने शहर के लिए, और शहर का जितना भी वेस्ट वाटर आ रहा हो उसे 100% ट्रीट कर दें। नहीं होता था, ऐसा नहीं कि चाहते नहीं थे, होता ही नहीं था, वो सीधे नदी में आता था। मगर अब स्थिति बदल गई, अब ऐसा नहीं है। नर्मदा नदी का मैं जैसे उदाहरण लेता हूँ, तो उसके किनारे किनारे जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं या जितनी भी म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, और जितना भी वहाँ वेस्ट आया करता था, वो लगभग सब ट्रीट होने लगा है अब।
डेयरी फार्म से जबलपुर में बड़े बड़े, उनका पूरा वेस्ट आता था, मगर अब नहीं है। आप देखिए नर्मदा इसलिए सबसे शुद्ध नदी कहलाती है, उसका पानी सबसे अच्छा कहलाता है। भोपाल तालाब की भी हालत बहुत अच्छी हो गई, अब यहाँ वेस्ट ज़्यादा नहीं आता, डायरेक्ट वेस्ट नहीं आता, सब इंटरसेप्ट होकर और चला जाता है। हॉस्पिटल वेस्ट नहीं आता अब यहाँ पे, ये स्थिति तो सुधरी है। मगर ये मैं भोपाल की बात कर रहा हूँ, बाकी देश के दूसरे स्थानों में हालत इतनी अच्छी तो नहीं है जितनी भोपाल की हालत है। भोपाल की हालत तो काफ़ी अच्छी है। तो सर इसमें आप किस फैक्टर को कहेंगे कि किस कारण भोपाल की हालत अच्छी है और बाकी हिस्सों का जो आप कह रहे हैं वहाँ पे हालत उतनी अच्छी नहीं है और भोपाल की स्थिति बदल गई है, तो इसमें क्या एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर आप किसे कहेंगे? देखिए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर में देखिए क्या होता है, एक तो जन जागृति बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब जन जागृति होती है और हमारा मीडिया जो होता है, जो प्रिंट मीडिया होता है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, ये सब जो जन में होता है वो जब लेके आता है और लोग भी रहते हैं, सब जागृत रहते हैं, तब जब धीरे धीरे ये बनता है तो सरकार इस पर एक्शन लेती है। सरकार एक्शन लेती है और फिर काम होता है। तो इसमें देखिए जो आम आदमी है ना, कम्युनिटी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसके साथ मीडिया बहुत साथ देता है उसका। मतलब क्योंकि तब पता चलता है भाई, सरकार को भी तब पता चलता है। अगर आपसे कहीं यहाँ बहुत रिमोट एरिया में अगर कोई किसी साइट है, नर्मदा नदी बहुत जंगल से कहीं से आ रही है और वहाँ पोल्यूशन हो रहा है, तो अब सरकार में ये बहुत मुश्किल है कि सरकार पूरे जाके हर जगह अपने आदमी को जाके भेजे। प्रैक्टिकली उसको आप सिद्धांत रूप से बंद कहते नहीं हम कर लेंगे जाएंगे, ऐसा संभव नहीं रहता है किसी विभाग के लिए। तो पता हमें कब चलता है इन सब चीज़ों का, मीडिया के माध्यम से, जन जागृति के माध्यम से, लोगों के माध्यम से। तो जो श्रेय है ये लोगों को जाना चाहिए और ये जो मीडिया, डेफिनेटली मीडिया को जाना चाहिए। यानी कि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक बदलाव नहीं आएगा। सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आपको पर्यावरण बचाना है तो जो सेंसिटाइजेशन होता है लोगों में वो होना चाहिए, अपने को करना चाहिए, सेंसिटाइज करना चाहिए लोगों को, और कम्युनिटी को दे शुड बी अवेयर एंड दे शुड बी अलर्ट, दोनों होना चाहिए उनको, और एंड दे शुड बी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि अगर वो नहीं जागेंगे तो कोई नहीं जागेगा। ये तो सत्य है। हम सरकार पे छोड़ देंगे सब चीज़ें तो थोड़ा संभावना होगा, मगर बहुत धीरे काम होगा। और सरकार भी तभी काम करेगी जब वो लोगों को जागरूक देखेगी, उन्हें लगेगा, जब डेफिनेटली बिल्कुल लोग डिमांड करेंगे। बिल्कुल ये तो सत्य है, बिल्कुल सत्य है उसमें, तो इसलिए लोगों को सुनते रहना चाहिए। सर जैसे कि अभी हम देखते हैं डेवलपमेंट हो रहे हैं, एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, हाँ। उसमें हम अर्बनाइजेशन करते जा रहे हैं, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, ये सब बनते जा रहे हैं, तो जो कंक्रीट एक्सपांशन है वो बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण मिट्टी खत्म होती जा रही है। तो क्या ये मिट्टी के खत्म होने से पानी पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके कारण? क्योंकि वाटर टेबल चेंज हो रहा है, सॉइल नहीं है, वाटर अंदर तक नहीं पहुंचेगा, तो बाद में यूसेज में सूखा जल्दी पड़ेगा, तो वो कैसे क्या चीजें बदल रही हैं? देखिए अर्बनाइजेशन से क्या होता है कि जिस तरह का डेवलपमेंट होता है अर्बनाइजेशन में, जो भोपाल में भी हो रहा है, सभी जगह हो रहा है, इम्परवियस लेयर बहुत हो जाती है, रोड्स बन जाती हैं और वो फुटपाथ कवर कर देते हैं, बिल्डिंग्स बन जाती हैं, तो वो लैंड जहाँ से पर्कोलेशन होता था, इन्फिल्ट्रेशन होता था, जो रन ऑफ होता था इसका प्रेसिपिटेशन का, वो तो अब इम्परवियस हो गया है, क्योंकि या तो वहाँ बड़ी बड़ी रोड्स बन गई हैं या सीमेंट कंक्रीट के स्ट्रक्चर बन रहे हैं वहाँ पे। तो ये इम्परवियस लेयर होने से क्या होता है, जो फिल्ट्रेशन है ना, ये जितना हम बढ़ाएंगे उतना उसी रेशो से वो कम होता जाएगा। तो नीचे जो ग्राउंड वाटर टेबल पुअर होता जाता है, मतलब उसमें अनकन्फाइंड जो एक्वाफेरन है, जो ऊपर रहता है शैलो, और नीचे वाला एक्वाफेर, दोनों में पानी नहीं पहुँचेगा। ऑन दी अदर हैंड उससे क्या होता है, बाढ़ बहुत जल्दी आती है। जैसे थोड़ा सा पानी बरसा और एकदम नीचे जा ही नहीं रहा है तो एकदम बाढ़ आ जाएगी वहाँ पे लेके, वो उसकी संभावनाएं बहुत रहती हैं। ये होता है, मगर अर्बनाइजेशन तो होना है, देखिए उसको नहीं रोक सकते हम तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आर्किटेक्चर और टाउन कंट्री प्लानिंग वाले लोग जानते हैं, और मैंने भी उस पर कुछ शोध किया था, अभी भी कर रहा हूँ, और मैं 2-3 देशों में गया था, वहाँ मैंने उसको प्रस्तुत भी किया था, जिसको पसंद आया। नई मेरी कोई रिसर्च नहीं थी, मगर वो सब जगह से लाके जोड़ के मैंने उसको पढ़ा था और रखा था। एक होता है वाटर सेंसिटिव अर्बन डिज़ाइन। वाटर सेंसिटिव अर्बन डिज़ाइन में ये रहता है कि एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर दैट फॉल्स ऑन द ग्राउंड दैट शुड बी प्रोटेक्टेड, दैट शुड बी कॉट, या तो वो रिचार्ज करे ग्राउंड वाटर को, या किसी नदी में जाए या किसी तालाब में जाए, ऐसा इस तरह से जाए। और तालाब में भी क्या होता है, नदी का तो असीमित होती है उसकी क्षमता, तालाब की जैसे बड़े तालाब इनकी सीमित क्षमता होती है। उसके बाद जब
पानी आएगा वो सब बह के चला जाएगा, अल्टीमेटली नदी में चला जाएगा। तो भोपाल में जो पानी बरस रहा है वो भोपाल वालों के लिए नहीं बचेगा। वो तो बड़ा तालाब भर गया तो वो क्या करेगा, कोलार उसको भरेगा अपना कालियासोत को, कालियासोत भर गया वो तो हो जाता है 2-4 से 10 दिन के अंदर, वो फिर बेतवा में छोड़ देगा। तो पानी हमारे यहाँ बरसा और हम को नहीं मिल रहा है। ये होगा तब जब इम्परवियस लेयर बढ़ जाएगी। तो इसलिए वाटर सेंसिटिव अर्बन डिज़ाइन में क्या होता है, जो कैचमेंट एरिया होता है वहाँ इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं कि जितना भी रन ऑफ आ रहा है वो पूरी ये कोशिश रहती है कि वो इन्फिल्ट्रेट होकर ग्राउंड वाटर में चला जाए, ये रहता है। इसके लिए वो कहलाते हैं ड्राई डिटेंशन पॉन्ड्स होते हैं और ये अपने वेट डिटेंशन पॉन्ड होते हैं, स्वेल्स होती हैं, ट्रेंचेस होते हैं। मतलब आप समझिए डिचेस हैं, गड्ढा यूँ खोद दिया आपने, तो पानी आया वहाँ पे और भर गया और फिर बाकी पानी चला गया। तो जितनी देर वो पानी रखा है वो वहाँ पे धीरे धीरे जाके ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, और बरसात हो रही है और रन ऑफ आ रहा है और वो भरता जा रहा है तो नीचे जाते जा रहा है, रिफिल भी होता जा रहा है। रिफिल भी हो रहा है क्योंकि बरसात नहीं तो क्या है, वो तो इतनी स्पीड इतनी वेलोसिटी होती है रन ऑफ की, कभी कभी ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है कितना ग्रेडियंट है, कि वो पूरी सॉइल को इरोड करता हुआ वो बड़े तालाब में आ जाता है। और बड़े तालाब की सबसे बड़ी मुख्य समस्या यही थी कि इसमें सिल्ट बहुत आती है, बाकी कोई पोल्यूशन वगैरह अब नहीं है। देखिए कायदे से ये बोला जाए यहाँ सिल्ट वाला वो क्या खेती होती है, लूज सॉइल होती है। तो ये जो मगर हाँ गवर्नमेंट ने उस पर लिए भी बनाए हुए थे स्ट्रक्चर कि सॉइल वहीं अटक जाए। करीब 30 या 40 मेरे ख्याल से ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए थे कि अगर सॉइल इरोड होकर आ रही है तो वहीं अटक जाए सॉइल, तालाब में ना आए सॉइल, ऐसा बनाया गया था। तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं कि पानी रुके और ग्राउंड वाटर में चला जाए। ग्राउंड वाटर में एक बार चला गया पानी तो वो जाएगा कहाँ जाएगा, तालाब में ही आएगा। कब आएगा, जब ये तालाब सूखने लगेगा तब वो पानी आना उसमें शुरू हो जाएगा, या हम उसको अपने बोरवेल से या कुओं से उस पानी को निकाल पाएंगे। तो हमारा पानी हमारे घर में रहना चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और इसके लिए मेरे ख्याल से सिर्फ सरकार नहीं, हम सबको भी करना चाहिए। जो रूफटॉप हार्वेस्टिंग करते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी है रूफटॉप हार्वेस्टिंग, क्योंकि हम वही पानी को लेके डाल देते हैं ना नीचे, वो डाल देते हैं तो नीचे चला जाता है पानी, हमारे शहर में ही रहेगा। हम नहीं निकालेंगे तो वो निकालेगा, वो नहीं निकालेगा तो वो निकालेगा, रहेगा। दिस इज़ द बेसिक आइडिया अबाउट। तो जो अर्बनाइजेशन का ये थोड़ा एडवांस इम्पैक्ट रहता है, मगर उसके तरीके हैं। यानी कि बूंद बूंद से सागर भरता है, इसलिए हमें हर बूंद को बचाना जरूरी है। बिल्कुल, हर बूंद को बचाना चाहिए हमको। और इसमें सिर्फ सरकार नहीं है, जन भी है, हर इंसान के काम करने की बिल्कुल जन है, जो वहाँ के नागरिक, उनका ये बहुत परम कर्तव्य है, आपका हमारा ये। और हमें अर्बनाइजेशन के इफेक्ट से अगर बचना है तो हमें अपनी आर्किटेक्चरल प्लानिंग उस तरीके की रखनी होगी। आर्किटेक्चरल प्लानिंग रहती होगी, और आर्किटेक्ट्स और जो लोग रहते हैं टाउन प्लानिंग वाले, ये जानते भी हैं और करने की ये कोशिश भी करते हैं कि जैसे ग्रीन बिल्डिंग इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। तो इसी तरह पानी के लिए भी वो इस तरह से करते हैं। और हाँ, ये बात है कि सॉइल आपको कम मिलती है, मगर अब क्या वो एक बैलेंस वो करके देखते हैं कि कितनी सॉइल कम की जा सकती है। अगर 10 हेक्टेयर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू ए अर्बन एरिया, they will permit this 10 hectare to be converted into urban area only when they have additional 10 hectares elsewhere where they can do agriculture, which they are now not doing now here. They can do agriculture there, and the water will be allowed to go down to the aquifer from there. इस तरह का रहता है। तो जो किसान है, अगर किसान की ज़मीन है उसको भी नुकसान नहीं होता, और जो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की वो भी नहीं होती, क्योंकि 10 हेक्टेयर कहीं अलग ज़मीन लेके उसको हम खेती में बदल रहे हैं। और वो वाटर टेबल बैलेंस भी मेंटेन रहे। भाई यहाँ नहीं तो वहाँ वाटर टेबल तो रहेगा ही ना। आपको अर्बनाइजेशन करना है तब कुछ तो करना ही पड़ेगा उसमें लेके। तो ये है, मगर ये नहीं करेंगे 10 हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ कन्वर्टिंग द एडिशनल लैंड into 10 acres land or 10 hectares of land, एक compensation kind of, जैसे अगर आप एक पेड़ गिराते हैं तो 5 पेड़ लगाइए। This is what is the rule। आपको जब कलेक्टर परमिशन देते हैं ट्री फैलिंग की तो ऐसे ही देते हैं, एक की जगह 5 ऐसा कुछ रहता है। मगर मैं अभी एक प्रोजेक्ट में हूँ वहाँ पे पटना में, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो वहाँ कलेक्टर पटना ने कहा नहीं 5 नहीं 10 चाहिए। 5 तो हम लिख के दे रहे हैं, मगर 10 लगाइए। दिस इज़ प्रैक्टिकली यही करना पड़ेगा, क्योंकि 10 में से 5 ही बचेंगे। अब तो खैर रूल्स बदल गए हैं कि आपको 5 साल तक उसको you have to take care of that plant so that in 5 years that plant grows and the mortality reduces। नहीं तो पहले तो कहता लगा दिया, भूल गए, सब मर जाते। हाँ, फिर वो छोटी स्टेज में ही मर जाएगा पौधा। तो ये मेरा, क्योंकि मैं वहाँ हूँ तो मैं सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। वहाँ पे एनवायरमेंटल कंसल्टेंट हूँ मैं बायोडाइवर्सिटी का वहाँ। तो ये दिस इज़ जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है लेड बाय द कलेक्टर, कहीं का भी ये उसकी एक सोच रहती है उसकी
कि नहीं नहीं 10 लगवाओ, ऐसा करो, तब जाके कहीं 5 मिलेंगे हमें। जी बिल्कुल, तभी वो बैलेंस मेंटेन रहेगा, वरना अगर जिस स्पीड से कट रहे हैं उस स्पीड से हम लोग आगे नहीं बिल्कुल, बढ़ते रहे तो पेड़ ही नहीं बिल्कुल, बचेंगे। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। सर, जैसे कि हमने आर्किटेक्चरल एडवांसमेंट्स की बात की, तो ऐसे ही जैसे हमारे पहले हम लोग देखें तो बावड़ियां होती थी, तालाब होते थे, तो क्या वो एक बेटर तरीका होता था पानी को लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए, और उसके बाकी सिग्निफिकेंस भी, कल्चरल भी एक सिग्निफिकेंस होता था, उसके Definitely. आसपास अलग अलग प्रोग्राम्स होते थे, Definitely. अलग अलग कार्यक्रम होते थे, बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या हम इंजीनियरिंग एफिशिएंसी के चक्कर में एनवायरनमेंट से दूर हो रहे हैं या उसके वैल्यूज को भूलते जा रहे हैं? इनफैक्ट अगर कहीं तालाब है, कहीं बावड़ी है, कुआं है या लेक है, आप कोई भी डेवलपमेंट कर लीजिए, उसको नहीं छूना चाहिए, और नॉर्मली उसको छुआ नहीं जाता है। गवर्नमेंट तो नहीं उसको डिस्टर्ब करती है। कहीं प्राइवेट सेक्टर में कुछ होता होगा तो हो, मैं गवर्नमेंट नहीं करती। गवर्नमेंट ने इस पर बताइए 300 करोड़ रुपए खर्च किया है इस तालाब के ऊपर, सिर्फ इसलिए कि इसकी पानी देने की जो क्षमता है भोपाल को, वो बनी रहे और ये लेक खराब ना हो। इस लेक को किया है, छोटा जो तालाब है उसको कर रहे हैं, और दूसरी लेक्स भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट को तो ये रहता है कभी भी तालाब को ख़राब नहीं करती है। मैंने जितना देखा, क्योंकि मैं अध्ययन करता हूँ तो पता चलता रहता है, और मनरेगा वगैरह के अंतर्गत तो, जल जीवन मिशन के अंतर्गत तो उनको खोद के उनको गहरा भी किया जा रहा है। कभी भी तालाब नहीं ख़राब करना चाहिए। बावड़ी में और कुओं में, जिन कुओं में वॉल नहीं है, ऐसे उसमें एक वो वो होता है, कलेक्शन ऑफ वाटर होता है, रन ऑफ का जो होता है वो उसमें अपने आप जाके भर जाता है उसमें, तो और वो उसमें भरा रहता है पानी, और वो स्टोर रहता है और बाद में काम आता है। इसी तरह तालाब में भी जो पानी भरता है, जो रन ऑफ से आता है पानी, और वो भरा रहता है, तो तालाब का जो आप इम्पोर्टेंस बता रही हैं, ये नदी का एक ही रहता है कि वहाँ से इट इज़ एसोसिएटेड विद द कल्चर ऑफ द प्लेस, द रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ द प्लेस, and also the socio-economic activities of the place, because both the lakes, wetlands and rivers, they are also the source of livelihood Yes. for the people living there, inhabiting it, and this also provides a very good ground for biological diversity to grow and proliferate there. तो इनको तो बचा के रखना ही चाहिए, मतलब, और जन जागृति होना चाहिए कि गवर्नमेंट से कभी किसी प्लानिंग में गड़बड़ी हो भी रही है तो वहाँ पे जो कम्युनिटी है वो जागृत रहे कि नहीं, ये नहीं होगा। Every person must stand for the biodiversity. एवरीबडी एंड द कम्युनिटी ग्रुप होना चाहिए। देखिए, जब वो तो संगठन में शक्ति होती है, वो तो जब सब मिल के कहेंगे नहीं सर ये उसको मत करिएगा, सरकार से इसको मत डिस्टर्ब करिए, तालाब है, हमको इतनी चीज़ें कम दीजिए, मगर इस तालाब को मत, गवर्नमेंट अग्रीज, आजकल गवर्नमेंट अग्री करती है। सर, पहले से भी जैसे हम चिपको मूवमेंट देखते हैं कि हाँ। आपने जाके पेड़ को गले लगा लिया, आपने पेड़ बचाने के लिए, हाँ, बिल्कुल। जब भी जन आंदोलन होता है, सब लोग जब साथ में मिलके आते हैं तो उसका रिजल्ट तो निकल के आता है। जन आंदोलन के ऊपर कुछ भी नहीं है, न टेक्नोलॉजी है, न साइंस है, न टेक्निक है। जन आंदोलन सर्वोपरि है। जी बिल्कुल। तो क्या हमें ये जो हमारी हम गवर्नमेंट छेड़ती नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं करती है, बावड़ियों को, तालाबों को कुछ आगे नहीं उसकी कंस्ट्रक्शन करती है, पर क्या हमें और पानी बचाने के लिए, पानी के संरक्षण के लिए या उसको सही तरीके से स्टोर करने के लिए हमें आगे भी इनका कंस्ट्रक्शन और बढ़ाना चाहिए? क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन है ये पहले के, बावड़ियों को अगर हम देखें तो ये पहले की जो थी वही है, अब कंस्ट्रक्शन नहीं होते हैं आमतौर पर अगर देखा जाए तो क्या गवर्नमेंट को या लोगों को इसका कंस्ट्रक्शन बढ़ाना चाहिए? अभी गवर्नमेंट ने बावड़ियों को रेस्टोरेशन का एक प्रोग्राम चलाया है कि जितनी पुरानी बावड़ियां थी उनको साफ करके रेस्टोर करें, तो जो पैसिव रन ऑफ आता है, जो रन ऑफ आता है उसका दैट इज कॉल्ड एज पैसिव कलेक्शन ऑफ वाटर, इनफैक्ट अपने आप बह के आता है और उसमें चला जाता है। तो उन बावड़ियों में तो हो रहा है अभी। वो बावड़ियाँ बनाना थोड़ा सा इट इज़ अ ट्रिकी वर्क। पहले तो बहुत हो जाता था, जैसे आप राजस्थान जाइएगा आपने देखी होंगी बावड़ियाँ, बड़ा वैसा स्ट्रक्चर रहता है, स्टेप्स रहते हैं, बहुत वो रहते हैं। अगर सरकार सोचती कि नहीं बनाना चाहिए तो ज़रूर बनाना चाहिए। जो वेल्स होते हैं वो ज़रूर उनमें सरफेस रन ऑफ नहीं जाता है, क्योंकि उनमें वॉल रहती है, प्रोटेक्शन के लिए रहती है। बावड़ियों में सीधा चला जाता है। मगर इन दोनों के अलावा जो अब करना चाहिए, जिसमें पॉपुलर मोमेंट भी होना चाहिए कम्युनिटी का और लोगों का, वो ये है कि when there is precipitation and when there is runoff, the entire area, catchment area और the recharge area जहाँ से रिचार्ज होता है, वहाँ पर ऐसी स्ट्रक्चर्स बनाइएगा। प्लांटेशन इज़ द बेस्ट। अच्छे प्लांट्स लगाइएगा, अच्छे ट्रीज लगाइएगा, तो that slows down the velocity of water, that stop erosion of the soil there, and that permits infiltration of water into the groundwater. And this is the best thing. आप ग्राउंड वाटर इन्वेस्ट करिएगा। ग्राउंड वाटर इन्वेस्ट करेंगे तो
जो रिवर्स हैं उसमें भी एनवायरमेंटल फ्लो भी बना रहेगा, बेस फ्लो भी बना रहेगा। बेस फ्लो वो होता है जो गर्मी में कम से कम पानी रहे तो मछलियाँ जिंदा रहें, जीव जिंदा रहें, उसका मेटाबॉलिज्म चलता रहे, वो भी रहेगा, उससे आता रहेगा। इससे कुओं में भी पानी रहेगा। ये जो शैलो एक्वाफर होता है जो ऊपर पानी रहता है वो कुओं को भी भरेगा और तालाब में भी पानी भरा रहेगा, क्योंकि अपस्ट्रीम से जो आएगा तालाब लो स्ट्रीम में उसमें भी पानी भरा रहेगा। तो पॉन्ड्स बनाइए और जो हैं उनको रिवाइव करिएगा, रीजनरेट करिएगा और ग्राउंड वाटर रिचार्ज मैक्सिमम जितना हो पाए वो करिएगा। दिस इज द बेस्ट थिंग। यानी हमको तरीके ढूंढने हैं कि कैसे हम पानी बचा सकते हैं। वाटर कंजर्वेशन के छोटे छोटे तरीके ढूंढना बहुत जरूरी है और उनको लागू करना बिल्कुल। और पीपल्स विल डू इट। जब मैं प्लांटेशन की बात कर रहा हूँ गांव के लिए छोटे एरिया पे, मध्य प्रदेश और भोपाल डिस्ट्रिक्ट नहीं लीजिएगा आप, तो वो मतलब आप समझिए जैसे मैं उज्जैन का हूँ ना, दताना मताना ये हैं छोटे छोटे जगह हैं, तो दताना मताना के लोग जो है उनको सोचना चाहिए मेरे गाँव में जो है ना मेरे को कितना प्लांट लगाना, कितने एग्रीकल्चर, लेट देम डिसाइड। और मुझे कितना पानी आ जाएगा तो मैं कौन सी खेती करूं। मैं गन्ना नहीं उगाऊंगा तो जितना पानी मैंने रोका वो सब गन्ने में चला जाएगा या चावल में चला जाएगा, तो मैं मिलेट वेलेट उगा लूँ जिसमें कम पानी लगता है। ये उन लोग का डिसीजन होने दीजिएगा और उन्हीं को पानी इकट्ठा करने दीजिएगा, उन्हीं को पेड़ पौधे और जितनी भी चीज़ें उनको करने दीजिएगा। ऐसा कहाँ कैसा आएगा एक अलग बात है, पंचायत से आएगा, सरकार देगी, उनका माइंडसेट हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। यानी इंसान को अपनी तरफ से सोच के अपनी लेवल पे जितना जिससे बन सकता है उतना करते रहना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर जैसे कि आजकल की जो जनरेशन है वो हर चीज में एक ट्रेंड ढूंढ लेती है, सस्टेनेबिलिटी को भी एक ट्रेंड के जैसे देखती है। जी। तो आपको क्या लगता है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक लाइफस्टाइल चॉइस है या फिर सर्वाइवल नेसेसिटी है? और इसी के साथ आप आजकल के यूथ को क्या मैसेज देंगे कि क्यों कैसे हमारी पृथ्वी को, हमारी धरती को और साथ में पानी को जोड़ के बचा के रख सके? देखिए, सस्टेनेबिलिटी तो होना चाहिए, मगर सस्टेनेबिलिटी की हमारी परिभाषा और अमेरिका की परिभाषा अलग अलग होगी सस्टेनेबिलिटी की जी। हमारा बेसिक है, हमें पानी चाहिए। अगर पानी की बात करें तो आपका पूरा डेवलपमेंट ऐसा होना, सस्टेनेबिलिटी ये होना चाहिए कि पानी बचा रहे हमारा। यूएस में होता है कि नो दिस क्वालिटी ऑफ वाटर शुड बी देयर, ये होना चाहिए, ये क्वालिटी बची रहे। हम वो नहीं कर सकते, पानी बचा तो रहे, फिर क्वालिटी हम अपने आप ठीक कर लेंगे उसकी। ऐसे ही सस्टेनेबिलिटी की अलग अलग परिभाषा सबकी हो सकती है, मगर हाँ एक उसकी जो कॉमन परिभाषा ये है कि एक सतत संसाधन उपलब्ध रहे कि जीवन चलता रहे। पानी पूरे साल भर जब तक अगली बरसात ना आ जाए तब तक उपलब्ध रहे, जिससे पानी की जो भी ज़रूरतें पानी हमें पूरी करता है वो सब होती रहे हैं हमारी। एक तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। यूथ के लिए ये है कि यूथ को बहुत रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, सेंसेशन होना चाहिए और मेरे ख्याल से रिसोर्सेज का जो यूज़ होता है, रिसोर्स यूज़ के लिए बहुत सेंसिटिव होना चाहिए। एक्स्ट्रावेजेंट नहीं होना चाहिए, इसमें एक्स्ट्रावेजेंट से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। जैसे पानी को हम बाथरूम में कैसे यूज़ करते हैं, क्लीनिंग में, बिल्कुल माइक्रो लेवल पे बात करिएगा, स्टेट लेवल पे मत करिएगा, है ना। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, इट इज सेड, यू नो, जो हम करेंगे वही सबको जगह होगा, उसी से सब कुछ होगा। और इनके सबके ज्ञान पूरा उपलब्ध है, टेक्नोलॉजी सब उपलब्ध है कि पानी को घर में जो उपयोग होता है। देखिए हमारा पर कैपिटा करीब आता है 80, 90, 100 लीटर तक था, 100 लीटर्स पर कैपिटा पर डे CPD कहलाता है। ये इस पर हमारा कैलकुलेशन हुआ करता था। अब होता है 50 कैपिटा पर डे के होता था, 50 लीटर पर पर्सन पर डे के हिसाब से आता। पानी कम होता जा रहा है। हमको भले 70 की हमारी क्षमता हो मगर हमें 50 ही रखना चाहिए, और हमारी 50 की क्षमता हो तो हमें 25 रखना चाहिए। ये क्षमता हमको पता चलेगी कि हमें दिन में जो पानी मिलता है, द पाइप सप्लाई ऑफ वाटर इन मोस्ट केसेस एंड सम केसेस आल्सो द ग्राउंड वाटर आल्सो, वो क्षमता कितनी है, हमारा दिन भर का पानी का बजट कितना है, वो करना चाहिए। और फिर उसको अगर दिन भर पानी आता भी है, नल में 1 घंटे पानी आता है, तो ज़रूरी नहीं कि हम पूरा खर्च कर दें। वी कैन डू विद 50% ऑफ द वाटर दैट कम्स। वो तो हैबिट डालना ही पड़ेंगे हमको, क्योंकि कार धोने में, मतलब आई एम ऑल्सो कल्प्रिट, मुझे बड़ी अपनी कार धोने में मज़ा आता था। शुरू में पाइप लेके उसके टायर धोए, फिर मिट्टी निकालते थे, फिर हम ये करते थे, बहुत करते थे। तो बाद में घर में जो बच्चे होते हैं उन्होंने ज्ञान दिया, बोले आप एनवायरमेंटल साइंस के प्रोफेसर हैं, कितना मज़ा कर रहे हैं आप। देखिए मैं सच बता रहा हूँ, झूठ बिल्कुल नहीं है उसमें, कितने पानी खर्च कर रहे हैं, कार धो रहे हैं अपनी। तो मैंने कहा
मेरे को लगा कि हाँ ये मैं तो सिर्फ पढ़ाने वाला, अभी की बात नहीं है, 10-15 साल पुरानी बात है। तो मैंने कहा नहीं, ये तो गलत चीज़ है, पढ़ाना वही जो करना वही पढ़ाना, जो पढ़ाना वही करना, तो वी डोंट डू इट नाउ। हम पता तो इससे हमें यही समझ आता है कि बूंद बूंद से सागर बनता है, तो हम हर एक बूंद को जब बचाएंगे तभी हमारे पास सागर बनेगा, तभी हम जल बचा पाएंगे, तभी हम हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए जल रख पाएंगे। साथ में सभी को ये सलाह भी कि जब जब हो सके तब तक पानी बचाएं। जहां कोई नल खुला दिख जाए, कहीं कुछ पानी फिकता दिख जाए, तो अपनी कोशिश करें, अपने से जो कुछ बन सकता है वो करें, और हर जगह पानी जो संभव प्रयास हो सके उनसे पानी बचाने का प्रयास करें। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया, अपनी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए। मैं कार्तिका गोठवाल वीर भारत पॉडकास्ट से आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।